दोस्तों कुछ साल पहले 10 रुपए की नोट जो वो वायरल हुई थी, जिसके ऊपर लिखा था सोनम बेवफा है। और आज इतने सालों बाद उस नोट का जो वो दोबारा से जिक्र हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके ऊपर लिखे गए उस बात की वजह से। क्योंकि इस वक्त सोनम नाम के एक लड़की ने धोखे से जो वो अपने हस्बैंड का मर्डर किया। शायद आप सबने जो वो इस न्यूज के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि अभी के टाइम में न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पे भी जाओ आपको इस न्यूज का जिक्र तो वहां पे मिल ही जाता है। क्योंकि विश्वासघात किस तरीके से किया जाता है ये इस इंसिडेंट से पता चलता है। सिर्फ अपने पति का ही नहीं बल्कि अपने घर वालों का, अपने ससुराल वालों का सोनम ने जिस तरीके से विश्वासघात किया है, वो सुनने के बाद तो भाई पैरों तले जमीन निकल जाती है। आजकल के जेनजी जनरेशन के जो लड़के हैं वो शादी के नाम से भी डर रहे हैं। अगर प्यार करेंगे तो ड्रम में डाले जाएंगे, और अगर अरेंज मैरिज करेंगे तो हनीमून के दिन ही उड़ा दिए जाएंगे। अगर आप इंस्टा, फेसबुक अगर खोलोगे तो आपको इस तरीके के मेम्स जो वो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। तो आप में से बहुत से लोगों ने इस केस के बारे में सुना ही होगा, लेकिन इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी, शुरुआत से लेकर एंड तक क्या हुआ था, ये सब कुछ जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों जब मैंने न्यूज देखी थी शुरुआत के टाइम पे कि एक मैरिड कपल जो है मेघालय में जाकर गुम हो चुके हैं, उसमें से हस्बैंड की जो वो डेथ हो चुकी है और लड़की जो है यहाँ पे गायब हो चुकी है। अब ऐसे में सबसे पहले जो वो दिमाग में यही थॉट आया कि किसी ने जो वो उसके हस्बैंड को मारकर उसकी बीवी को जो वो किडनैप करके लेकर गए। अब ऐसे में उस लड़की के साथ पता नहीं वो दरिंदे क्या बेरहमी कर रहे होंगे। बस यही बात सोचकर जो उस लड़की के लिए दुआएं मांगी जा रही थी कि वो लड़की जो वो सही सलामत अपने घर वापस लौट कर आए। अब जो लड़का था वो तो चल बसा, लेकिन लड़की जो है वो तो एटलीस्ट सही सलामत घर वापस आए, इसलिए दुआएं कर रहे थे। अब यहाँ पे ये दुआएं जो वो कबूल तो हो गई, लेकिन लड़की जो वो जिस तरीके से घर वापस आई, जिस रीजन से वो घर वापस आई, वो देखने के बाद तो भाई मतलब पैर के नीचे की जमीन हिल गई। लेकिन ये केस जो वो इतने आगे निकल जाएगा, इसके बारे में जो मैंने जरा भी नहीं सोचा। तो चलिए अब इस केस के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी दे देता हूं। इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत करना। इस केस की शुरुआत होती है इंदौर से, जहां पे एक बिजनेसमैन फैमिली होती है जिसके घर के छोटे बेटे यानी कि राजा रघुवंशी की शादी जो वो 11 मई को उसी इंदौर में रहने वाले एक बिजनेसमैन फैमिली यानी कि रघुवंशी फैमिली की सबसे छोटी बेटी सोनम रघुवंशी से तय हो जाती है। अब पहले तो इन दोनों को मिलाया जाता है, एक दूसरे को वक्त देने के लिए कहा जाता है, एक दूसरे से मिलने का मौका दिया जाता है, और यहाँ पे ये दोनों भी जो वो एक दूसरे को पसंद करके शादी के लिए हाँ कह देते हैं। और यहाँ पे 11 मई को जो वो दोनों की शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद इनका प्लान होता है कि हनीमून के लिए कहीं हम दूर चले जाएं। वही राजा का कहना होता है कि वो थाईलैंड जो वो हनीमून के लिए जाना चाहता है, लेकिन सोनम जो वो इस बात को मना कर देती है। फिर उसके बाद प्लान किया जाता है कश्मीर जाने का, लेकिन कश्मीर में पहले ही पहलगाम का एक इंसिडेंट होने की वजह से वो लोग उधर जाने का कैंसिल करते हैं। और फाइनली सोनम जो वो यहाँ पे मेघालय का टिकट्स जो वो राजा को बिना पूछे ही बुक कर देती है। अब थाईलैंड भी कैंसिल हो गया, कश्मीर भी कैंसिल हो गया, जिस वजह से राजा का हनीमून पे जाने का मन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे सोनम ने ऑलरेडी ही टिकट्स बुक किए, बस इसी वजह से राजा को जो वो हनीमून पे सोनम के साथ जाना पड़ता है। अब यहाँ पे राजा जो वो अपनी माँ से जाके कहता है कि सोनम ने जो वो ऑलरेडी मेघालय के टिकट्स जो वो बुक किए। यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अगर उसने टिकट्स बुक किए तो तुम्हें जाना चाहिए। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम कितने दिन में लौटोगे। तो यहाँ पे राजा माँ से कहता है कि माँ कम से कम 1 से 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। अब उस माँ को क्या पता था कि जिसका बेटा से 1-2 हफ्ते में सही सलामत वापस लौटने की बात कर रहा है, जो कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। अब फाइनली 18 मई का दिन आ जाता है, जहां पे वो सबसे पहले आसाम के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, जहां पे उनका पहले प्लान होता है कि कामाख्या देवी का दर्शन करेंगे और उसके बाद जो वो फिर हम मेघालय चले जाएंगे। अब यहाँ पे कामाख्या देवी का दर्शन करने के बाद ये दोनों जो वो 22 तारीख को मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे उनको रुकना होता है शिलोंग में। अब वो लोग शिलोंग पहुंचते हैं और शिलोंग में पहुंचने के बाद उनका प्लान होता है चेरापूंजी जाने का। अब ठीक 22 तारीख को ये लोग चेरापूंजी पहुंच जाते हैं, जहां पे एक होम स्टे नाम से एक होटल होता है, वहां पे वो चेक इन करते हैं और उसके बाद एक स्कूटी जो वो रेंट से लेते हैं ताकि वो लोग आसपास की जगहों पे जो वो आसानी से घूम सके। ये वही स्कूटी है जिसको हमने इससे पहले न्यूज में देखा था। अब 22 तारीख की शाम को ये लोग स्कूटी पे घूमकर आसपास की जगहों को जो वो एक्सप्लोर करते हैं। अब दिन आता है 23 तारीख का, जिस होम स्टे होटल में ये लोग रुके थे उस दिन वो सुबह चेकआउट करके वहां से निकल पड़ते हैं। उनका प्लान होता है कि आज के दिन जो वो हम लोग किसी पहाड़ पर ट्रेकिंग करेंगे। अब अपने प्लान के तहत ये लोग जो वो सुबह ट्रेकिंग के लिए जो वो निकल पड़ते हैं। तभी तकरीबन 1:30 बजे जो वो सोनम के फोन पे उसकी मदर इन लॉ यानी कि राजा की माँ का कॉल आता है, जहाँ पे सोनम जो वो राजा की माँ से बहुत ही अच्छे से और हंस खेल के बात करती है। वो कॉल रिकॉर्डिंग क्या थी आप खुद सुनिए। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं।
हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, नहीं देख तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। हेलो। अब यहाँ पे सोनम की बातों से लग रहा था कि दोनों जो वो बहुत ही हंसी खुशी यहाँ पे ट्रेकिंग कर रहे, घूम रहे। इधर राजा के माँ बाप भी बेहद खुश थे कि छोटी बेटी की जिंदगी जो वो अच्छे से चल रही है। अब थोड़ी देर बाद राजा की फैमिली जो वो दोबारा से फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से फोन यहाँ पे नहीं लगता। उनको लगता है कि यार मेघालय गए हैं, वहाँ पे पहाड़ है, तो हो सकता है शायद वहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम हो, जिस वजह से कॉल नहीं लग रहा है। अब 23 तारीख का दिन यहाँ पे निकल गया। राजा की फैमिली की बात जो वो राजा से 23 तारीख को भी नहीं हो पाती। अब वो दोबारा से 24 तारीख को इन दोनों को फोन मिलाते हैं, लेकिन 24 तारीख के दिन भी इन दोनों का जो वो फोन बंद ही आता है। अब यहाँ पे राजा की फैमिली जो वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं कि राजा जो वो घर पे एक बार भी कॉल करना भूल जाए। भले ही वहां पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन किसी लैंडलाइन से तो वो कॉल जरूर करता, जिस वजह से घर वाले परेशान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक दिन और इंतजार करते हैं, और यहाँ पे दिन आता है 25 मई का। 25 मई को दोबारा से ये लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा इनका फोन जो वो नहीं लगता। अब यहाँ पे राजा की फैमिली और सोनम की फैमिली जो वो काफी परेशान हो जाती है कि इन दोनों का फोन क्यों नहीं लग रहा है, शायद इनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। बस इसी बात के डर की वजह से राजा का बड़ा भाई और सोनम का बड़ा भाई ये दोनों भी जो वो मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों 26 मई को जो वो मेघालय पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं। अब कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस वाले जो वो एक्शन लेते हैं, और यहाँ पे इन दोनों को ढूंढने का एक सर्च ऑपरेशन जो वो शुरू हो जाता है। पुलिस वाले राजा के भाई से जो वो पूरी जानकारी ले लेते हैं कि ये लोग कब मेघालय आए थे और ये लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे और आप लोगों की आखिरी बात कब हुई थी। अब यहाँ पे राजा ने जो वो कुछ फोटोज मेघालय में निकाले थे जो अपने फैमिली को भेजे हुए थे। उस फोटो में एक ब्लैक कलर की स्कूटी नजर आ रही थी, और उस स्कूटी के ऊपर जिसने रेंट पे दिया था उस रेंट ओनर का नंबर था। अब यहाँ पे सोनम का भाई जो वो उस रेंट ओनर को कॉल करता है। अब यहाँ पे रेंट ओनर कहता है कि राजा रघुवंशी नाम के एक लड़के ने ये बाइक जो वो मेरे से रेंट पे ली थी, और अब ये लोग कहाँ पे, ये लोग मुझे कल जो वो बाइक सबमिट करने आने वाले थे, लेकिन अभी तक ये दोनों नहीं आए हैं। अब पुलिस वाले जो वो सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, जहाँ पे उन्हें एक पहाड़ के पास संदिग्ध हालत में एक स्कूटी खड़ी है इसका एक कॉल आ जाता है। अब पुलिस वाले जब वहां पे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये वही बाइक है जिसे राजा ने रेंट पे लिया था। अब जिस जगह ये बाइक खड़ी थी उसके आसपास गहरी खाई थी, और यहाँ पे पुलिस वालों को जो वो थोड़ा सा डाउट आने लगा था कि शायद इनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जहाँ पे पुलिस वाले सर्च ऑपरेशन शुरू करते, उस जंगल के अंदर 4 टीम को भेजा जाता है जो सोनम और राजा को ढूंढ लाए, और ये टीम जो वो चारों दिशाओं में अलग हो जाती है राजा और सोनम को ढूंढने के लिए। लेकिन 2 दिन तक ढूंढने के बावजूद भी यहाँ पे राजा और सोनम का कहीं पता नहीं चलता। अब तारीख आती है 2 जून की, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन की एक टीम जो है वो खाई में जाकर चेक करने का डिसाइड करती है। अब उसमें से एक टीम जो वो खाई के अंदर जाती है और वो ढूंढने लगती है, तब वहां पे उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को डाउट होता है कि ये डेड बॉडी शायद से राजा की हो सकती है, लेकिन डेड बॉडी जो वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, जिस वजह से उसे पहचानना जो वो मुश्किल था।
पुलिस वाले उस डेड बॉडी को जो वो ऊपर लेकर आते हैं और उसे नजदीकी हॉस्पिटल में रख देते हैं। अब यहाँ पे राजा के भाई को बुलाया जाता है बॉडी की पहचान कराने के लिए। अब राजा का भाई जो वो अपने भाई के हाथ के ऊपर एक टैटू के जरिए उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये मेरे भाई की डेड बॉडी है, और यहाँ पे वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब यहाँ पे रघुवंशी फैमिली ने भी एक अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने कहा बेटा तो चला गया, लेकिन अब हम अपनी बहू को ढूंढेंगे, हम अपनी बहू को सही सलामत जो वो घर वापस लेकर आएंगे। जिस वजह से राजा का भाई वही रुका और अपनी भाभी को ढूंढने की कोशिश में वो लगा रहा। अब यहाँ पे पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि सोनम कहाँ पे है। अगर राजा की डेड बॉडी मिली है तो उसके आसपास जो वो सोनम की भी कहीं डेड बॉडी हो सकती है, जिस वजह से सर्च ऑपरेशन जो वो दोबारा से हाई में उतरता है और यहाँ पे वो सर्च करने लगता है, लेकिन सोनम की डेड बॉडी का कोई पता नहीं रहता। अब यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है कि राजा का मर्डर करने के बाद उसकी बीवी को उन मर्डरर्स ने जो वो किडनैप किया। फिर उसके बाद जो वो यहाँ पे बांग्लादेश का भी एंगल आ जाता है कि कहीं उसकी बीवी को जो वो किडनैप करके बांग्लादेश लेकर गए। अब यहाँ पे न्यूज में सारी बातें आना शुरू हो जाती है कि एक कपल जो वो हनीमून के लिए गए थे, जिसमें से लड़के की डेथ हो चुकी है और लड़की जो वो गायब है। यहाँ पे घरों में जितने भी लोग यहाँ पे न्यूज देख रहे थे, वो सब लोग जो वो उस लड़की के लिए दुआ कर रहे थे कि ये लड़की तो एटलीस्ट जो वो सही सलामत वापस आए, क्योंकि हर कोई जो वो सोनम के लिए परेशान हो चुका था। क्योंकि एक लड़की जो वो ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने उसके हस्बैंड को मार दिया है, और पता नहीं वो लोग उसके साथ कौन सा गलत काम कर रहे होंगे। बहुत से लोग जो ये दुआएं कर रहे थे कि सोनम सही सलामत वापस आ जाए। और दिन आता है 8 मई की रात का, जहां पे रात में 11 बज चुके थे और जगह थी वाराणसी का हाईवे, जहां पे एक ढाबा था। उस ढाबे पे एक बदहसी हालत में एक लड़की वहां पे आती है और वो खाना खा रहे एक फैमिली के पास जाती है और उनसे मोबाइल मांगती है फोन करने के लिए। अब वो फैमिली जो वो काफी डर जाती है, वो लोग उसे फोन नहीं देते। यहाँ पे वो लड़की ढाबे के ओनर के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है और उससे फोन लेती है और कहती है कि मुझे मेरे घर वालों को कॉल करना है। यहाँ पे ढाबे का ओनर जो उसे फोन दे देता है और वो फोन मिलाती है अपने भाई को और अपने भाई को कॉल करके कहती है कि मैं सोनम बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे इतने दिनों से भाई जिस बहन को ढूंढ रहा था, वो अपनी बहन की आवाज सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सोनम ही है, जिस वजह से वो दोबारा से कहता है कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा, तुम मुझे वीडियो कॉल में अपनी शक्ल दिखाओ। यहाँ पे वीडियो कॉल करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये सोनम ही है। अब यहाँ पे भाई जो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अपनी बहन जो वो सही सलामत जो वो वापस आ गई। अब वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो वो कॉल करके बता देता है कि उसकी बहन जो वो इस हालत में इस ढाबे पे है। अब तकरीबन रात में 2 बजे जो वो पुलिस वाले उस जगह आ जाते हैं और यहाँ पे वो लोग सोनम को अरेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, लोग सोनम को अरेस्ट करते हैं और उसे पहले तो जेल नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसकी हालत देखकर उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता है, जहां पे उसकी हालत जो वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, उसे नींद की जरूरत थी और वो तकरीबन रात में 3 साढ़े 3 बजे जो वो सो जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग सोनम को अरेस्ट करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को जो वो मर्डर के 2-3 दिन बाद ही पता चल चुका था कि इसमें हो ना हो इसकी बीवी का ही हाथ है। और वो पूरी तरह से श्योर थे कि यहाँ पे सोनम ने ही जो वो अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। अब उसके बाद मेघालय पुलिस जो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जहां पे वो इस केस की जो वो पूरी गुत्थी को सुलझा देते हैं। अब यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से निकल कर आती है, जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हो जाती है। उसके बाद सोनम ने जो वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून के लिए जाने के लिए मेघालय का टिकट जो वो खुद ही बुकिंग करती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो 3 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी बुक कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अपने हस्बैंड को मारने के लिए उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो वो सुपारी दी थी। अब उसका प्लान था कि मेघालय जाकर ऐसी सुनसान सी जंगल के एरिया में ले जाकर वो राजा को मार देगी और उसके बाद वो खुद गायब हो जाएगी और बाकी लोगों को लगेगा कि उनको जो वो हत्यारों ने किडनैप करके उसे लेकर गए। अब उसका प्लान था कि शायद पुलिस वाले इस बात पे सोचने लगेंगे कि हत्या होने के बाद हत्यारे इसे जो वो अपने साथ किडनैप करके लेकर गए, और यही प्लान जो वो सोनम ने बनाया होता है। जब वो होश में आती है, पुलिस वालों को सेम टू सेम प्लान वो पुलिस वालों को बता देती है। लेकिन पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, उनके पास ऐसे डेली हजारों केसेस आते हैं। उन्होंने तुरंत जो वो यहाँ पे सोनम को पकड़ लिया और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, जहां पे और इस इन्वेस्टिगेशन में जो वो और कई लोगों का नाम जो वो बाहर आता है। उसमें से एक नाम होता है राज कुशवाहा का, जो सोनम के डैड की एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में वो काम करता है। अब यहाँ पे सोनम की और राज की जो वो उसी फैक्ट्री में मुलाकात हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि राज और सोनम ने दोनों ने मिलकर ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सुपारी दिया था। अब यहाँ पे राज और सोनम का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन न्यूज में तो आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
और उसी प्यार के चलते जो वो उसने यहाँ पे राजा को मरवा दिया। लेकिन इस पे जो वो पूरा इन्वेस्टिगेशन आना बाकी है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन आएगा मैं आपको ये भी क्लियर करके बता दूंगा। उसी के साथ साथ 4 और ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद, जो कि आनंद अभी फरार है। ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे राजा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट की सुपारी ली थी। और न्यूज में आया है कि यहाँ पे 20 लाख की जो वो सुपारी दी गई थी राजा को मारने के लिए। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे और भी ऐसी खतरनाक जो वो खुलासे बाहर निकल कर आते हैं, जो देखने के बाद, जो सुनने के बाद एक लड़की के ऊपर से जो वो पूरी तरह से भरोसा उठ जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले कि यहाँ पे दोपहर में 1:30 बजे जो वो राजा की मां ने जो वो सोनम को कॉल किया था कि उनकी ट्रिप जो वो किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे सोनम जो वो हंस खेल के राजा की मां से जो वो बात करती है कि यहाँ पे हमारी ट्रिप बहुत अच्छी चल रही है, वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। लेकिन दोस्तों, उस कॉल से आधे घंटे पहले राजा को जो वो मरते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। यानी कि राजा की मौत जो वो सोनम की आंखों के सामने हुई है। और राजा की मौत होने के बाद आधे घंटे बाद जो वो उसकी मदर इन लॉ का कॉल आया था, और वो कितने आराम से, कितने नॉर्मल तरीके से बात कर रही है। यही आप देख सकते हैं कि भाई एक नॉर्मल लड़की जब किसी का खून होते हुए देखिए, भले चाहे किसी का भी हो, तो वो नॉर्मल नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे वो कितने आराम से, कितने नॉर्मल तरीके से बात कर रही है। मतलब ये लड़की जो वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। न्यूज में ये तक कहा गया कि राजा को जब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मार रहे थे तब सोनम कह रही थी मारो इसे, मारो। अब पता नहीं कि उस बेचारे राजा ने इसके साथ शादी के अलावा ऐसी कौन सी बड़ी गलती की थी। इससे पहले अगर मुस्कान का भी अगर आप केस लोगे तो भाई वो लड़का दिखने में कितना हैंडसम था, वो तो मर्चेंट नेवी में था। और यहाँ पे वो साहिल नामी किसी लड़के के साथ कितना छपरी दिखता है, उसके प्यार में पड़ गई, जबकि उसका तो लव मैरिज था, उसने प्यार से शादी की थी। फिर भी एक ऐसे छपरी लड़के के लिए उसने अपने अच्छे खासे हस्बैंड का जो वो मर्डर कर दिया। यहाँ पे भी सेम केस ही थे। अगर आप उस राज के बारे में देखोगे, उस राज का फोटो अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो भाई दिखने में कैसा है, क्या है इस लड़के के अंदर, मतलब क्या उससे कई गुना, 1000 गुना अच्छा तो फिर राजा था, जो दिखने में भी अच्छा था, पैसे वाला भी था। फिर भी पता नहीं कि सोनम को जो वो इसके बीच में क्या दिखा, पता नहीं ये सोनम के सर में ऐसा कौन सा भूसा भरा हुआ था जहां पे एक अच्छे खासे लड़के को छोड़कर वो ऐसे छपरी लड़के के पीछे पड़ गई। अभी के टाइम में सोनम जो वो गिरफ्तार हो चुकी है और उसे जो वो मेघालय पुलिस जो वो अरेस्ट करने के लिए इंदौर आ जाते हैं, क्योंकि केस जो वो मेघालय में बन चुका था। इस वजह से सारी हेयरिंग और ये केस जो वो मेघालय पुलिस के पास ही रहेगा। अब यहाँ पे सोनम का जो वो कुछ टेस्ट करने बाकी है, जहां पे उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट भी जो यहाँ पे सोनम की गई है। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट का जवाब जो वो इतनी जल्दी नहीं आता है, जिस वजह से कुछ दिन यहाँ पे वेट करना होगा। शायद पुलिस वालों को डाउट है कि यहाँ पे सोनम जो वो प्रेग्नेंट है। अब फिलहाल तो सोनम जो वो मेघालय पुलिस के हवाले में है और यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि सोनम ने ही अपने फ्रेंड राज के साथ मिलकर जो वो सुपारी दी थी राजा को मारने की। और यहाँ पे इस प्लान का जो वो पूरी तरह से मास्टरमाइंड जो था वो थी सोनम। अब ऐसे कुछ सबूत बाहर निकल कर आए, जिस वजह से सोनम का तो अब यहाँ से बच पाना जो वो पूरी तरह से मुश्किल है। अब यहाँ पे प्रेमी भी नहीं मिला, जिंदगी भी नहीं रही, और अब पता नहीं कितने सालों तक जेल में लटकना पड़े। तो अभी तक फिलहाल तो इस केस के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है। जैसे ही कोई आगे जानकारी आ जाएगी मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगा। अब आगे का अपडेट जानने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मेरे चैनल को जो लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपके पास ऐसे ही बेहतरीन कहानियों की वीडियोज में लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।